नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे। हम 27 दिसंबर 2021 में आए प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे और आपने उसके प्रथम भाग में, जिसमें व्याकरण, गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसको सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं उसके द्वितीय भाग अर्थात शिक्षण शास्त्र वाले पार्ट के, जो हिंदी के विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं शिक्षण शास्त्र से लेके। तो आपको मैं हर क्लास में ये बात ज़रूर बताती हूँ कि आपको ध्यान किन किन चीज़ों पे रखना है। प्रमुख सिद्धांत, शिक्षण के अधिगम के जो उपागम है, विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उनके साथ साथ बच्चों में होने वाली अक्षमता, इससे संबंधित बहुतायत में ज़रूर आते हैं। तो जितने मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके सिद्धांत हैं, उनके बारे में आपको पूर्णतः कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न मैक्सिमम वहीं से आते हैं। अक्षमताओं पे प्रश्न आएंगे, उपागम पे प्रश्न आएंगे, सिद्धांत जो हैं उनके बारे में प्रश्न आएंगे, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे बनने वाले प्रश्न कुछ उदाहरण के रूप में होंगे जिनको आपको उत्तर देना होता है। तो आइए देखते हैं कि 27 दिसंबर 2021 को प्रश्न पत्र में शिक्षण शास्त्र में क्या क्या आया था और उसको सॉल्व करते हैं, जिससे अगस्त में होने वाली परीक्षा में आप पूर्ण अंक ला सकें। तो आते हैं अपने सीधे प्रश्न पे। पहला प्रश्न जो हमारा था कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ होती है? प्रथम भाषा के रूप में कहाँ पे होगी? मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण में। प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रथम भाषा, प्रश्न के प्रकृति को समझना सबसे ज़रूरी है। प्रथम भाषा बच्चा कहाँ सीखेगा? प्राकृतिक वातावरण में, जो उसका नेचुरल है, जहाँ पे वो जन्मजात, जहाँ पे वो जन्म लेगा, वहाँ से सीखता है। तो 16वें प्रश्न का सही जो उत्तर है वो ना तो मैत्रीपूर्ण वातावरण है, क्योंकि प्रथम भाषा की सीखने की बात की गई है। तो बच्चे जन्म लेने के बाद जिस परिवेश में होते हैं, आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो आप किस भाषा को सीखेंगे अपने परिवेश में? हिंदी को। अगर आप कहीं ऐसे यूरोपियन देश में हैं तो वहाँ पे जो भाषा होगी आप उनको बोलेंगे। आप किसी अन्य एशियाई देश में होंगे तो वहाँ की जो भाषा होगी आप उसको बोलेंगे। तो अपने परिवेश से हम प्रथम भाषा को सीखते हैं। तो मैत्रीपूर्ण नहीं, पढ़ाए जाने वाला वातावरण नहीं, औपचारिक वातावरण नहीं, बल्कि वो प्राकृतिक वातावरण। अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा वो अपने परिवेश से सीखता है, संस्कृत बोलने वाला अपने परिवेश से सीखता है, हिंदी बोलने वाला अपने परिवेश से सीखता है, और अवधी, भोजपुरी, नेपाली, मैथिली, जितनी भी भाषाएं बोलियां हैं उनको अपने परिवेश से बच्चे सीखते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक वातावरण में हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? कौन सी ऐसी भाषा है जो अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? देखते हैं उदाहरण कौन कौन सा है। नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सी सामग्री प्रामाणिक नहीं है होती तो एक, नहीं है तो तीनों में से एक है जो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। तो विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी में लिखी गई कविता, बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर, चाहे वो किसी पे लिखा गया हो, बालक बच्चा पढ़ने वाला हो, बाहर का बच्चा हो, अगर वो कोई कविता है विद्यालय में लिखी गई बच्चों पे तो वो प्रामाणिक होगी। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, समकालीन लेखन के द्वारा लिखी गई कविता, बिल्कुल ये भी होता है, होना ये प्रामाणिकता है। समाचार भी क्या है? प्रामाणिक हैं। प्रश्न है कि सामग्री नहीं है, तो हमें वो ढूंढना था। ये सब प्रामाणिक सामग्री है। इसमें से पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से, पाठ्यपुस्तक में जो लिखा है वो तो पाठ्यक्रम में है, लेकिन लेखक उसके इतर भी तो लिख सकता है, वो प्रामाणिक सामग्री नहीं होगी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? क्या शुद्ध रूपता में, क्या प्रवाह में, क्या बोधगम्यता में या स्मृति में? आपने कोई कहानी पढ़ी, आपको उसको पुनः कहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपकी समझ, आपने कितना उस कहानी को समझा। बोधगम्यता, देखते हैं विकल्पों में क्या बोधगम्यता है। बिल्कुल शुद्ध रूपता आपका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन में सहायक की बात हो रही है ना, कि कौन सी चीज जो समझ होगी वही मूल्यांकन में सहायक होगी। तो प्रवाह, शुद्ध रूपता, स्मृति जरूरी तो है, लेकिन मूल्यांकन की बात की गई है, तो यहाँ पे बोधगम्यता ये सही उत्तर
हो जाएगा कि बोधगम्यता जो समझ वाली उत्तर थी यही सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एक अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? इसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि वो जो गतिविधि है वो किस रूप में है, क्या क्या उसमें दिया गया है कि सामूहिक कार्य, लेखन गतिविधि, अंतर्ग्राही गतिविधि, या फिर वो आपका ये चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखते हैं बच्चों, चूंकि यहाँ पे क्या है कि अध्यापक ने कोई चीज क्लास में खुद पढ़ के सुनाई है बच्चों को जोर से, उसके बाद वो शिक्षक से कह रहे हैं कि अब आपको बच्चों को समूह में वो कार्य करना है, उसको उन्हें पूरा करना है समूह में, तो वह क्या होगा, किस प्रकार की गतिविधि होगी, किस प्रकार की गतिविधि उसको हम कहेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब आप जानते हो कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अब बच्चे जब क्लास में होते हैं तो वहाँ पे चूंकि अध्यापक ने, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ और पढ़ाने में मैं कोई चीज़ तेज तेज करके आपको सुनाऊं और फिर आप सबसे कह दिया जाए कि आपको ऐसा करना है, तो क्या आप सामूहिक कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे कुछ करने के बाद आप कुछ क्रिया करने जा रहे हैं, तो वो लेखन गतिविधि भी नहीं होगी, अंतर्ग्राही भी नहीं होगी, वो क्या होगी? अनुभव आधारित। अनुभव कैसे? कि शिक्षक ने सुनाया आधा अध्याय जोर से पढ़ के, फिर बच्चों को समूह में कहा कि उसको आपको जोर से करना है, तो एक क्रिया क्या होगी? अनुभव आधारित क्रिया, क्योंकि बच्चों ने वो चीज़ अनुभव की, देखी, समझ बढ़ी और उसके बाद बच्चे वैसा ही उसको रिपीट करने के लिए, उसको पुनः अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, तो ये गतिविधि क्या हो जाएगी? अनुभव आधारित क्रिया के रूप में हो जाएगी। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन की जो हमारा सही उत्तर है वो है अनुभव आधारित क्रिया, क्योंकि बच्चे सीख उससे रहे हैं, सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं बच्चे शिक्षक के साथ, सक्रियता उनकी है, और जब अनुभव की प्रणाली शामिल होगी, बच्चे सक्रिय होंगे, तो इस प्रकार की क्रिया को हम अनुभव आधारित क्रिया कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि विदेशी भाषा के शिक्षण में कौन सा अनुक्रमणता का सिद्धांत सम्मिलित नहीं होता या सम्मिलित नहीं करता? इसमें क्या होगा? अब देखिए, इसमें क्या है कि क्या सम्मिलित नहीं है। एक मिनट, ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो एक कोई ऐसा शब्द होगा जो यहाँ पे उत्तर में नहीं होगा। अब आप देखिए कि जब हम अनुक्रम का मतलब कौन किसके बाद में आता है, अर्थात शब्दों का एक क्रम में आना, उसके बाद क्या होगा? तो जब शब्द क्रम में आएंगे तो ध्वन्यात्मक अनुक्रम तो अपने आप हो गया वहाँ पे, फिर क्या होंगे? शब्द आएंगे, फिर वाक्यांश आएंगे, फिर उसके शब्दार्थ होंगे, वो भी अनुक्रम में आते हैं। तो यहाँ पे किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? वो होगा ध्वनि संबंधी अनुक्रम को, क्योंकि इसमें ही तीनों चीज़ों में पूरा उसके भाषा का अनुक्रम आ जाता है। व्याकरण में जब वर्णों से, शब्दों से अर्थ को समझाने की बात की जाएगी तो अलग से ध्वनियों को संबंधी अनुक्रम में नहीं रखते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि विदेशी भाषा के शिक्षण में ध्वनि संबंधी अनुक्रम को अलग से नहीं रखते हैं, बल्कि व्याकरणिक शब्दावली अनुक्रम और अर्थ संबंधी अनुक्रम को रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक टीचर हैं जिन्होंने क्लास में क्या किया है। यहाँ देखिए कि शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन, 2 नीले रंग की पेंसिलों, और क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं कि यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों को तरफ संकेत करके कहते हैं कि ये पेन लाल है, फिर अपने हाथ में लेते हैं और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहते हैं कि मेरे हाथ में एक पेन है, अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। और इस उपागम को बच्चे क्या कहेंगे, या इस उपागम को क्या कहा जाएगा? तो उपागम मतलब सीखना। शिक्षण की प्रणाली में उपागम अप्रोच, इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। अप्रोच का मतलब
जो विधियां हैं शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो विधियां हम लगाते हैं, जो सीखने की तरीके लगाते हैं, उसको हम कहते हैं उपागम। अब उपागम कौन कौन से होते हैं, आप सबने इसको पढ़ा है, जाना है। उसमें कुछ क्रिया विधि के होते हैं, अर्थात गतिविधि आधारित उपागम। ठीक है, हम बच्चों को दिखा के, बता के, आओ विज्ञान करके सीखें या प्रैक्टिकल कराते हैं, तो क्या होता है, गतिविधि आधारित। और क्या होता है, बाल केंद्रित अधिगम होता है, दक्षता आधारित होता है, व्यापक क्षेत्र के अधिगम उपागम होते हैं, संज्ञानात्मक उपागम होते हैं, रुचिपूर्ण उपागम होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा उपागम अनुपालित किया जा रहा है, किस उपागम का यहाँ प्रयोग, कौन सी सिखाने की विधि यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे परिस्थिति है, संप्रेषण है, प्रदर्शन है, या फिर यहाँ पे किस विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, संप्रेषण में हम कोई चीज बताते हैं, एक दूसरे से यहाँ से वहां तक भेजते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने में यहाँ संप्रेषणीयता की बात बिल्कुल नहीं की गई है। बच्चे वहां पे देख रहे हैं कि वो जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं, रखी जा रही हैं। तो बच्चों के सामने संकेतक के माध्यम से, ठीक है ना, पेंसिल की ओर, पेंसिल नीली है, फिर पेनों की तरफ करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं संकेतक की सहायता से, लाल रंग के पेन और नीले रंग की पेंसिल, और उसके बाद उसको जेब में रखते हैं, हाथ में लेते हैं। तो सब क्या हो रहा है कि बच्चों के सामने कुछ सिखाने की विधियों का प्रदर्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो ये उपागम क्या होगा, तो अब देखिए, प्रदर्शन, प्रत्यक्ष, संप्रेषण या फिर परिस्थिति आधारित उपागम। तो इसमें आपको मालूम करना है कि ये परिस्थिति पैदा नहीं की गई है, बल्कि संप्रेषण भी नहीं की गई है, बल्कि बच्चों के सामने प्रदर्शन किया गया है क्रियाविधि के रूप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आपके प्रश्न संख्या 21वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, प्रदर्शन उपागम। अब देखिए, सबसे यहाँ पे पूछा गया जो आपका प्रश्न कि बच्चों में वे वैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा भाषा सीखता है तो क्या क्या उनको प्रभावित करता है, प्रश्न है। अब पहले हम चारों विकल्पों को देखते हैं कौन कौन सा सही उत्तर इसमें हो सकता है। तो बच्चे की भाषा में रुचि, आपको सबसे ज़रूरी ये जानना है कि जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा होता है तो बच्चे कैसे सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, हम बच्चों की भाषा में रुचि देख के, और साथ ही साथ उनके अभिभावकों के प्रोत्साहन या उनके उसमें सम्मिलित होने की वजहें शामिल होती हैं। ये हम जानते हैं कि बच्चों पे मनोवैज्ञानिक आधार डालता है, प्रभाव डालता है। तो हम क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे अभिभावकों की बात की गई है, क्या पुरस्कार दंड की बात की गई है, या बच्चों की रुचियों की बात की गई है। अगर ये बातें की गई हैं तो ये बच्चों पे मनोवैज्ञानिक आधार डालती हैं। तो पहले में क्या पूछा गया कि बच्चे की भाषा में रुचि, तो बिल्कुल ये प्रभावित करता है, ये सही होगा। फिर माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बिल्कुल करेगा। फिर देखते हैं बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। तो आपको मालूम है परिवेश की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे पुरस्कार और दंड के द्वारा बच्चों के मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है उस पर। क्लास में बच्चे, एक बार आप उनको ताली बजा के किसी काम के लिए उत्साहित करिए तो बच्चा फिर से वो काम करना चाहता है। अगर आपने किसी बच्चे ने कोई गलती की, होमवर्क करके नहीं लाया, आपने क्लास में खड़ा कर दिया, तो बच्चा अगले दिन से कभी वहाँ खड़ा होना नहीं चाहेगा। तो दंड का भी असर उस पर मनोवैज्ञानिक पड़ता है। हर बच्चे को क्लास में सबसे अच्छा दिखने का प्रयास करने का जो होता है ना, कि बच्चे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण उन पे काम करता है। तो पुरस्कार एवं दंड। तो आपने देखा आपके सामने क सही उत्तर है, ख उत्तर सही है और घ उत्तर सही है। तो जिस विकल्प में तीनों होंगे वही विकल्प हमारा सही होगा। तो पहले विकल्प में लिखा है क एवं ख, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरे में लिखा है क ख एवं ग, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है क ख ग एवं घ, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक ख होगा,
विकल्प यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो तीसरे विकल्प में क्या है, केवल क, ख एवं घ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा कि क बच्चे की रुचि हो, दूसरा अभिभावकों का प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन हो, और तीसरा दंड एवं पुरस्कार के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23 की श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता, पहला लिखा है कि मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, बी वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना, सी शब्दों को लिंग वचन कारक आदि बदलकर उनके सही रूपों का प्रयोग करना, और डी अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता, सुनने की, आप जो कुछ सुनते हैं उसकी विशेषता की बात की गई है। तो क्या वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना ये श्रवण की विशेषता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे सुनने की बात की जा रही है, श्रवण कौशल की बात हो रही है। शब्दों के लिंग वचन कारक में बदल का प्रयोग करना, ये भी श्रवण कौशल में नहीं आता है। फिर है अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना, ये भी आपके श्रवण कौशल को सही रूप से व्याख्यायित न करके मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए शब्दों का अर्थ समझना, ये किस में आता है, ये आपके श्रवण कौशल को दिखाता है। जो सबसे उपयुक्त विशेषता है कि वह बात जैसी कही गई है वो अर्थ के साथ बच्चों को समझ में आती रहे, वही क्या होता है, संप्रेषित किया गया श्रवण कौशल होता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23वें का ए। 24वां प्रश्न देखिए कि अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है श्रवण और पाठन, श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, लेखन और भाषण। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा अर्थबोध की योग्यता की अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न क्या था, श्रवण कौशल का था, और यहाँ पूछा गया अर्थबोध की योग्यता एवं अर्थग्राह्यता, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति के लिए क्या सम्मिलित है इसमें, श्रवण और पाठन, श्रवण और लेखन। तो श्रवण और लेखन अर्थग्राह्यता की बात नहीं करेगा, पठन और लेखन भी अर्थबोध की बात यहाँ पे नहीं करेगा, लेखन और भाषण भी अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में श्रवण और पठन, ये जो आपके कौशल हैं 4, उनमें से अर्थबोध की योग्यता या अर्थग्राह्यता, जो अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, वो श्रवण और पठन से आती है। तो सही उत्तर क्या जाएगा आपकी 24वां का ए उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों आगे प्रश्न में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, राजभाषा ऑफिशियल, दूसरा प्रशासनिक भाषा, और सी शिक्षा के मीडियम की भाषा या शिक्षा के माध्यम की भाषा, और सह राजभाषा। अब देखिए आपको इसमें से सही उत्तर लगाना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। कई बातों में ही बातें कई बार आई हैं कि भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा में पूरा देश एक दूसरे से संप्रेषण करता हो, तो अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि बहुभाषी देश है, बहुभाषिकता हमारे देश की विशेषता है, तो अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। लेकिन ऑफिशियल भाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में राजभाषा का है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो राजभाषा होती है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वही प्रशासन की भाषा होती है। लेकिन कहीं कहीं हमारे राज्यों में प्रशासन की भाषा क्या है, इंग्लिश भी है, कहीं संस्कृत है, तो वो राज्य उस पे है, तो राजभाषा के रूप में हम हिंदी को लिखेंगे। ये उत्तर हमारे नहीं होंगे। शिक्षा के माध्यम में कई भाषाओं का प्रयोग होता है, इंग्लिश का भी होता है, किसी स्टेट में संस्कृत है, कहीं है, तो ये मीडियम भी नहीं है। और सह राजभाषा इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो ये हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, और आंग्ल भाषा सह राजभाषा की जगह पे है। जहाँ जहाँ हिंदी को लोग नहीं जानते हैं वहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं साथ में।
तो सह राजभाषा के रूप में उसका उत्तर आएगा। यहाँ पे 25वें का सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वें प्रश्न पे देखते हैं। चलिए 26वां प्रश्न भी वही है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी का क्या स्थान है। मैंने आपको बता ही दिया, क्या मैंने बताया आपको कि वह सह राजभाषा है। अब ऑप्शन देखिए, राजभाषा बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक भाषा नहीं, शिक्षा के मीडियम की भाषा नहीं, बल्कि संविधान में इसकी स्थिति सह राजभाषा की है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 27वां प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं। बलाघात, लहजा, विहंगम, दृष्टि और क्या है? स्कम। इसमें देखिए कि ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव कौन कौन से हैं। इसमें से एक नहीं है पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल ये पता होगा कि जिसमें स्वनिम की बात की गई हो, शब्दांश की बात की गई हो, बलाघात की बात की गई हो लहजा और संयोजन की, वह हमारे क्या होते हैं? ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव। अब देखना है आपको कि वो जो 5 अवयव हैं इसमें से कितने आपके ऑप्शंस में दिए हैं और कौन सा नहीं है। तो स्वनिम, शब्दांश, संरचना, बलाघात, लहजा और संयोजन। तो यहाँ पे देखिए बलाघात, लहजा और संयोजन, पांचों अगर आपको अवयव याद हैं तो कभी भी आपके प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बलाघात भी है, आपका लहजा भी है, संयोजन भी है। तो अब देखिए चूंकि पूछा गया है कि ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है तो क्या हो जाएगी? विहंग दृष्टि। ये ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में से नहीं है। तो आपका सही उत्तर प्रश्न संख्या 27 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि 28वां प्रश्न है कि इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है? कौशल, उपकौशल। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा उपकौशल नहीं है। देखिए ऑप्शन, ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना। दूसरा ऑप्शन है आपका पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना। सी, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना। और डी, बेहतर उच्चारण के हेतु पढ़ना। अब पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है? जब हम पठन कर रहे होते हैं तो उपकौशलों में से क्या नहीं होगा, एक देखना है। तो 3 सही हैं जो होते हैं, एक का उत्तर नहीं को दिखाता है। देखते हैं तो ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना ये कौशल में आता है, तो ये उत्तर इसका बिल्कुल नहीं होगा। पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, ये भी उपकौशल के अंतर्गत है। फिर है निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना। बिल्कुल, जब हम पढ़ते हैं, पठन करते हैं तो निष्कर्षतः क्या सार है ये भी देखते हैं। फिर है बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। ये हमारी भाषिक रूप से व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारना हो सकता है, लेकिन ये उपकौशल में नहीं आएगा। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, आपका बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। इनमें से पढ़ने का, पठन का उपकौशल नहीं है। चलिए 29वें प्रश्न को देखते हैं कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है, लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देती है। बाद में कुछ शब्द, अब देखिए यहाँ पे जो बार बार देता है, देती है लिखा है, ये अध्यापक और अध्यापिका कोई भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ों को वहाँ पे पैरेलल रखा गया होता है, बराबर दिया होता है। तो बाद में कुछ शब्द अलग से लिखती है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता में से एक कहानी को पूरा करें। इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की परीक्षा जानी जाती है। जब इस प्रकार की परीक्षा ली जा रही हो तो उसे हम किस परीक्षा के अंतर्गत रखते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या ये उपलब्धि परीक्षा है, क्या यह बुद्धि परीक्षा है, क्या यह बोध परीक्षा है, या यह क्लोज परीक्षा है? इसमें से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। अब चूंकि एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, किस पे? आपके श्यामपट्ट पे, और श्यामपट्ट पे प्रश्न लिखने के बाद कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हैं और रिक्त स्थान छोड़ने के बाद अध्यापक ने क्या किया है, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और बच्चों को क्या करना है,
उन्हीं शब्दों की सहायता से उस अनुच्छेद और कहानी को पूरा करना है। तो उपलब्धि परीक्षण में ये बात बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों के सम्मुख शब्द भी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की पूरी अनुच्छेद भी लिखा हुआ है। दूसरा है बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण और क्लोज परीक्षण। अब आप देखिए ना कि इस ब्लैक जो श्यामपट्ट है उस पे आपके शब्द भी हैं, बच्चों के पास अनुच्छेद भी है, बच्चों को सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बुद्धि परीक्षण में ना आके, बोध में परीक्षण ना आके क्या आ जाएगा, क्लोज परीक्षण में वो आता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, कि इस तरह से जब हम बच्चों से कुछ पूछते हैं, बच्चों को ऐसा कोई अभ्यास देते हैं, तो इस क्लोज परीक्षण में वह आता है। तो सही उत्तर 29 का आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। 4 विकल्पों में से क्या सही नहीं है, मतलब 3 विकल्प सही होंगे, 1 विकल्प सही नहीं होगा। पहला विकल्प दिया हुआ है कि इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। दूसरा लिखा है निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। और डी लिखा है कि ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का मापन करते हैं। अब पूछा गया है कि कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। जो मानदंड है किसका, परीक्षाओं के संदर्भ में, मानदंड निर्धारित जो परीक्षाएं होती हैं, जो इवैल्यूएट करती हैं किसी परीक्षा में, उसमें कौन सा कथन सटीक नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो पहला, चूंकि हम जब भी कोई परीक्षा कराते हैं तो सुनिर्धारित होते हैं और उसका उद्देश्य होता है, तो ये बात नहीं के अर्थ में नहीं बल्कि ये होती है, तो ये सही बात है। तो ये उत्तर का विकल्प नहीं हो सकता। निदान और उपलब्धि इस परीक्षा में, जब उपलब्धियों और किसी चीज के कमी होने के बाद उसको दूर करने का प्रयास, ये दोनों उस मानदंड पर आधारित होती हैं। तो ये भी इस उत्तर का सही उत्तर नहीं होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। फिर है कि ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल एक पाठ्यक्रम पे आधारित कोई प्रोग्राम होता है, जिस कक्षा में बच्चा होता है उसका विशिष्ट क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, और उसका वो संचालन उस रूप में किया जाता है। तो ये भी आपका इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। चौथे विकल्प में लिखा था कि ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा सीखने की अभिरुचि का मापन करते हैं। बिल्कुल ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मानदंडों की बात की गई है परीक्षा के संदर्भ में, तो दूसरी भाषा के सीखने की बात यहाँ पे कहीं नहीं की है। तो आपका सही विकल्प, क्योंकि यही वह है विकल्प में आपका एकमात्र विकल्प जो परीक्षा के मानदंडों के निर्धारण के संदर्भ में सटीक नहीं बैठता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, कि हमारे मानदंड जो हैं परीक्षा के, उसके संदर्भ में परीक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या उस भाषा को सीखने की अभिरुचि का मापन नहीं करते हैं। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये थे आपके कुल प्रश्न जो शिक्षण शास्त्र हिंदी के प्रश्न आपके 27 दिसंबर 2021 की परीक्षा में आए थे। अब अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे जो और परीक्षाओं के साथ आपके हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र को बेहतर तरीके से समझने में आपकी सुलभता होगी, आप समझ सकते हैं, जिससे अगस्त में होने वाले आपके सीटेट की परीक्षा बेहतर हो और आपका अपना उद्देश्य पूरा हो। आपकी इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे होती रहती है। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो कुछ भी आपके सुझाव हों या प्रश्नों के प्रति आपको जानना हो, उसके बातें आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आपको नई से नई ज़्यादा से ज़्यादा बातों के साथ वीडियोस अपलोड हो सकें। तो देखिए, शेयर करिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र आपका उद्देश्य है। उस उद्देश्य के साथ हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ। नमस्कार, आभार, पढ़ते रहिए।